बांग्लादेश के हालात आजकल बड़े काबिले गौर हैं। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को सीखना होगा सबक बांग्लादेश के हालात से। फिर तब ये बात क्यों की जा रही है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है आपने। अच्छा किया आपने बांग्लादेश का हवाला दे दिया। इससे पहले जब डिफॉल्ट की बात हो रही थी तो श्रीलंका याद आ गया था हमें। तो वहां भी राइट शुरू हो गए थे हम्म। और आईएमएफ का मसला बन गया था। उनके पास टूरिज्म आनी बंद हो गई थी और दहशतगर्दी शुरू हो गई थी और दुकानें खाली हो गई थी। हाँ, मगर उन्होंने काबू पा लिया उसके ऊपर। आईएमएफ ने हेल्प की उनकी, उन्होंने काबू पा लिया उसको, मगर वहां भी गवर्नमेंट उड़ गई थी। अब आई बांग्लादेश। बांग्लादेश तो एक सक्सेस स्टोरी। वो कहते हैं कि खालदा जिया की हुकूमत हो या हसीना वाजिद की हुकूमत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी इकोनॉमी जो है वो चलती जा रही है। 5-6%, 5-6%। उनकी रिजर्व्स बढ़ती जा रही हैं। उनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो, कॉटन वो उगाते नहीं है, हमसे लेते हैं और दुनिया से लेके, और वो उसके अंदर वैल्यू ऐड करके इट्स बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट गारमेंट इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और वहां से वो फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं। फिर उनके भी बहुत से लोग हैं जो बाहर गए हुए हैं, वो भी रिमिटेंसेस कर रहे हैं। तो इट्स अ सक्सेस स्टोरी। और सबसे बड़ी सक्सेस उनकी क्या है? उनकी सक्सेस दो और एरियाज हैं जो कि हम भूल जाते हैं। एक ये, उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। हम्म। उनको पता है कि पॉपुलेशन बढ़ी तो हंगर फॉर हम्म। जॉब्स वो हम सप्लाई नहीं कर सकेंगे, वी हैव टू कीप पॉपुलेशन डाउन। तो उन्होंने हम्म। क्या किया, मैं आपको बता दूं आज। शुरू शुरू में ही कोई 20 साल पहले उन्होंने फैसला किया कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, अदरवाइज हम भूखे मुंहों को हम खाना नहीं दे सकेंगे। इतना हमारे पास होगा ही नहीं देने को, ना ही मुलाजमतें होंगी। तो पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है? वहां भी बहुत सख्त इस्लाम का राज था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 30,000, हम्म। 30,000 मुल्लों को नौकरी दी और कहा कि सुनिए, आप जाएं, पिंड टू पिंड जाओ, गली से गली जाएं और लोगों को समझाएं कि मजहब के खिलाफ नहीं है पॉपुलेशन कंट्रोल। कोई इस पे पाबंदी नहीं है मजहब की हम्म। तरफ से कि जी आप करें। तो उन्होंने रिलीजियस उलमा को इकट्ठा किया, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया, उनको समझाया। वो उन्होंने कहा सही कह रहे हैं आप, इसमें इस्लाम का हम्म। कोई दर्ज नहीं नहीं होना चाहिए। हम्म। हम जाके समझाते हैं लोगों को। तो दे यूज्ड द रिलीजियस पीपल टू एक्सप्लेन टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश हम्म। कि इसमें कोई इस्लाम की हम्म। तरफ से कोई रुकावट नहीं है कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई ऐसी बात नहीं है, आप करें। और उन्होंने हम्म। उस पैगाम को सारे बांग्लादेश में फैलाया। और दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। उन्होंने और भी इंसेंटिव्स दिए। तो बात यह है कि हमारे यहाँ तो ऐसे कुछ नहीं है, किसी ने आज तक सोचा ही नहीं है। हम्म। हमारे उलमा हजरात जो हैं वो अगर हमारा साथ दें तो बहुत कुछ हो सकता है, आवाम को समझाया जा सकता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना जरूरी है। और यहाँ तो हालात ये हैं कि आप एक इश्तिहार नहीं दे सकते जिसमें आप कहें फैमिली प्लानिंग। आप फैमिली प्लानिंग, आप बर्थ कंट्रोल की बात नहीं करते जो कि इश्यू है। आप कहते हैं फैमिली प्लानिंग, ठीक है, वो सेंसिटिविटी है, मगर यार ये कब तक ये सेंसिटिविटी चलेगी? हकीकत को कब तक नहीं हम्म। हम नहीं पहचानेंगे या रुकेंगे पहचानने से पहले? तो बात यह है कि जी। हमें ये भी, इस किस्म के मसले भी हल करने पड़ेंगे। अब बांग्लादेश में क्या हुआ, इसके बावजूद कि उनकी लिटरेसी रेट भी अच्छा है, पॉपुलेशन भी कंट्रोल कर लिए, फिर भी वो जो हम्म। जॉब्स जो है ना, वो अभी भी पूरे जॉब्स नहीं मिल रहे लोगों को। और वो नौजवान हम्म। तबका जो है वो जॉब्स मांग रहा है और उनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। और वो जॉब्स नहीं मिलने की वजह से उन्होंने अब प्रोटेस्ट करने शुरू कर दी। यहां तक कि क्लैशेस होने शुरू हो गए हैं। अब आप सोचिए कि बांग्लादेश के अंदर जहां इतनी ग्रोथ हो रही है, जहां हम्म। नौकरियां क्रिएट हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ हम्म। रहे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल में है, तालीम बढ़ रही है, वहां अगर ऐसे हालात हो रहे हैं। श्रीलंका में 99% तालीम है, 99% लिटरेसी है, और वहां भी आपने देखा राइट शुरू हो गए। तो अब हम्म। पाकिस्तान इज लाइक अ टाइम बॉम्ब। यहाँ तो इतने छोटे छोटे बॉम्ब्स, टाइम टिक 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 हो रहा है पॉपुलेशन का, हम्म। एजुकेशन का। अब मुझे बताएं, जब एजुकेशन का बॉम्ब चल रहा है, हमारे यहाँ हालत यह है कि बीए की डिग्री, बंदा एक सेंटेंस नहीं लिख सकता, ना उनको उर्दू आती है ना उनको अंग्रेजी आती है। तो वो इस दुनिया में कैसे आगे बढ़ेंगे? तो वो यही होगा, टैक्सी ड्राइवर बन जाएंगे। इंडिया जो हम्म। है वो एक्सपोर्ट करता है मैन पावर, ब्रेन पावर। हम हम्म। एक्सपोर्ट कर रहे हैं टैक्सी ड्राइवर्स और लेबरर्स। तो कब तक ये जी। चलेगा?
जब ये हम्म। बाकी दुनिया जो है जब एडवांस हो जाएगी, रोबोटिक्स आ जाएंगे, तो फिर ये लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब बात यह है कि हम तो सोच भी नहीं रहे। और आखिरी बात, क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान इज वन ऑफ जी। द 10 लीडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ क्लाइमेट चेंज बहुत रैपिडली हो रहा है, और पोल्यूशन बहुत ज्यादा हमें अफेक्ट कर रही है, और हमारे ग्लेशियर्स हम्म। मेल्ट कर रहे हैं, हमारी लेक्स डिसअपेयर कर रही हैं। और ये, और हमारा हशर क्या है कि ग्लेशियर मेल्ट करता है, बारिशें होती है तो फ्लड आने शुरू हो जाते हैं। पानी के रखने के लिए रेजर्वायर्स नहीं है, बिजली बनाने के लिए डैम्स नहीं, और वो सारे का सारा पानी या मिलियंस ऑफ लाइव्स लोगों को ले जाता है, या पानी समुद्र में चला जाता है। और यहाँ हर ना बार। पानी रखने का ना इस्तेमाल करने का कोई तरीका है। हम्म। तो मुझे अफसोस इस हम्म। बात का है कि हमारी लीडरशिप, खा वो जी। एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप हो या वो सियासतदानों की लीडरशिप हो, हमें बड़ा लेट डाउन किया है इन्होंने। काफी कुछ आपने कह दिया अक्लमंदों के लिए, तो इसमें भी बहुत सी निशानियां अगर कोई समझना चाहे। लेकिन ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इन सभी मसाइल के लिए वजारतें तो मौजूद हैं, लेकिन मसाइल अपनी जगह मौजूद है और वजारतों पर आके सब अपनी बारियां लेकर अपनी नस्लें अपने मुस्तकबिल संवार चुके हैं। तो सूरत हाल किसी भी वक्त किस नहज पर कैसे जा सकती है, ये आपने जाना। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फिर सब जरा तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ चलते हैं, जहां सदारती रेस जारी है और जो बाइडन जो कह चुके थे कि मुझे खुदा ही नॉमिनेशन से रोक सकता है, तो शायद खुदा ने रोकने का फैसला कर लिया और वो भी नजरसानी कर रहे हैं। और डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी एक जैसे बगावत चल रही है और उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो दस्तबरदार हो जाएं इस रेस से। डोनाल्ड ट्रंप तो नॉमिनेट हो चुके हैं कन्वेंशन में, और वो पहले से थोड़ा टोन डाउन कर रहे हैं अपने बयानात को भी। आपके ख्याल में अगर जो बाइडन दस्तबरदार होते हैं तो उनका मुतबादिल कौन हो सकता है, और सदारती मुहिम पर इसके असरात क्या होंगे? देखिए, उनके पास कोई बंदा नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट हारिस हैं, और मेरा ख्याल है कि वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अगर बन भी जाती हैं तो शी हैज नो चांस। अभी अमेरिका अच्छा। इज नॉट रेडी फॉर दैट। और हम्म। तो मेरा ख्याल है इट्स अ फॉरगॉन कंक्लूजन कि आप डोनाल्ड ट्रंप ही अगले प्रेसिडेंट बनेंगे अमेरिका के। और उन्होंने अपना एजेंडा जो है वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दिया है। हम्म। हाँ, हम्म। कि और उसके तीन चार मेन पॉइंट्स हैं। और जैसे ही वो आएंगे तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। वो नया अच्छा। वर्ल्ड ऑर्डर के जो पिलर्स होंगे, वो तीन चार पिलर्स होंगे उसके। और देखना यह है कि वो कौन से मुल्क उनको सपोर्ट करते हैं और कौन से मुल्क उनको सपोर्ट नहीं करते। पहला पिलर तो ये होगा कि वो कहते हैं कि जो अमेरिका की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जो कि हम्म। सारी दुनिया में जंगें करती है, और इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, वो कहते हैं इसके ऊपर मैं लगाम डालूंगा। और उनको पता है कि वहाँ की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, या जिसे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं वहाँ, और वो उसकी तल्लुक है सरमायादारी हम्म। के साथ और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ। और वो इट्स अ मशीन टू मेक मनी एंड जनरेट मनी एंड मेक वेपन्स एंड किल पीपल एंड टेक बजट्स। तो वो इसको इसके ऊपर लगाम हम्म। डालेंगे। जब वो इसके ऊपर लगाम डालेंगे तो फिर वो वापस हिट बैक करेगी, जैसे आप डीप स्टेट कहते हैं ना। वो डीप स्टेट चुप करके नहीं बैठेगी कि हम्म। डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा आके उनको पाबंद करे। तो उसकी वजह से अच्छा। मसले बन सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर वो ओके। कामयाब हो जाते हैं या कुछ अरसे के लिए कामयाब हो जाते हैं, तो वो नेटो को भी कहेंगे कि जी अब बहुत हो गया, हमने आपको पैसे दिए, सारा यूरोप का डिफेंस हमने उठाया हुआ है, पैसे हम खर्च कर रहे हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, बहुत हो गया, हमने अपने अपने मुल्क के ऊपर खर्च करना है, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, हमने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वापस लेके आनी है, हमने यहाँ जॉब्स देने हैं, हमने यहाँ जो कुछ करना है हमने इंटरनल करना है। बहुत हो गया अब दुनिया के ऊपर पैसे खर्च करना, या जंगें करानी, या लोगों को डिफेंस के लिए। तो आप लोग अपने हम्म। पैसे खर्च करें अब। और अपना, जब वो अपने नेटो वाले जो अपने पैसे खर्च करने शुरू करेंगे डिफेंस के लिए, तो फिर उनके पास पैसे कम रह जाएंगे अपने मुल्कों के हम्म। सोशल वेलफेयर सिस्टम्स को चलाने के लिए। तो वहां एक हम्म। क्राइसिस आ जाएगी। तो वो बड़े परेशान है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैसे निपटा जाए। तीसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन की जंग को खत्म करना चाहेंगे। वो समझते हैं कि हम्म। दिस हैज द पोटेंशियल टू एस्केलेट इनटू अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, और अगर ऐसे हुआ तो अमेरिका विल बी ड्रैग्ड इनटू इट। इसलिए वो ये चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो जाए वो रूस के साथ मिलके इस मामले को खत्म करें। मगर यूरोपियन मुल्क जो है वो इस वक्त तुले हुए हैं कि जी नहीं, ऐसे नहीं होना, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट फिर बनेगी। और क्योंकि नेटो कंट्रोल, अमेरिका नेटो कंट्रोल करता है, तो ये अब यूरोप वालों को थोड़ी सी अब तब्दीली लानी पड़ेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो यहाँ वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज होगा। और लास्ट, डोमेस्टिकली
उन्होंने ये कह दिया है कि जी मैंने तो सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल देना है यहाँ से। अब वहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो कोई 11 मिलियन, कोई 1 करोड़ से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वहाँ, जो कि मेक्सिको से आए हैं, इधर से आए हैं, उधर से आए हैं, और वो दीवारें टप के वो आ जाते हैं, बॉर्डर ओपन है। बहुत कोशिश की है उसको रोकने की। अब ये कह रहे हैं कि मैं तो डिपोर्टेशन सेंटर्स बना दूंगा, मैं तो उठा उठा के हम्म। सबको उसके अंदर। अगर अगर इतने ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो उससे बहुत से इनोसेंट लोग भी मारे जाएंगे। तो ये एक बहुत जी। बड़ा डोमेस्टिक इनकलाब, इनकलाबी किस्म की सिचुएशन आ जाएगी। आ, हाँ। और उसके अंदर उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम राइट विंग हम्म। रिपब्लिकन क्रिश्चियन हम्म। इवेंजलिकल्स। तो मैं समझता हूँ कि हम्म। डोनाल्ड ट्रंप विल चेंज द लैंडस्केप ऑफ अमेरिका, एंड डोनाल्ड ट्रंप विल आल्सो अफेक्ट द वर्ल्ड, द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड, इस वक्त जिस तरीके से दुनिया जा रही है। और आखिर में डोनाल्ड ट्रंप का क्लैश आएगा चाइना के साथ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला किया कि अब चाइना से मैन्युफैक्चर गुड्स भी कम करने हैं, हमने अपनी इंडस्ट्री लगानी है, उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी रोकने हैं, उनको हम्म। आगे नहीं बढ़ने देना। तो मेरा ख्याल है फिर ग्लोबल स्टेज के अंदर इस किस्म की टेंशन भी आएंगी ओवर ताइवान एंड ओवर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल्स एंड सो ऑन। तो काफी टर्मोइल मुझे आगे नजर आ रहा है, डोमेस्टिकली इन अमेरिका, इंटरनेशनली इन यूरोप एंड एल्सवेयर, एंड ऑल्सो इन as far as economic development and trade barriers and transfer of technology is concerned. So the world is going to undergo a big change in the next 4-5 years. और बहुत सी इसमें डिस्टेबलाइजेशन होगी और बहुत सी अनसर्टेनिटीज होंगी।